तो हम लोग एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर्स की बात कर रहे थे, है ना। तो एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर में जो है बेसिकली देखो इस वर्ड से करना है साइंस, तो वैसे बेसिकली वर्ड से सब कुछ निकल के आ जाता है, बहुत कुछ वर्ड से हमको आइडिया मिल जाता है। फ्लेम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अब जैसे कैसे किसी फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं, तो बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा तो उसका जो टेम्परेचर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम टेम्परेचर। मतलब जो कैसे हम लोग जैसे कि कोई फ्यूल को बर्न, जैसे कि हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका जो टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग फ्लेम टेम्परेचर बोलते हैं। तो बेसिकली फ्लेम टेम्परेचर में एक वर्ड आ गया एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब क्या हो गया, एडियाबेटिक का सेंस क्या है, तुम लोग खुद समझ सकते हो। तुम लोग अभी चूंकि एडवांस थर्मोडायनामिक्स में तुम लोग भी हो, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का मीन्स कोर्स कर रहे हो, तो किसी भी चीज में यदि एडियाबेटिक लग गया दैट मीन्स क्या हो गया, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बेशक जो है जो भी कंबशन हो रहा होता है पर्टिकुलर किसी मीडियम में हो रहा होता है ना, किसी सिस्टम में हम लोग वो मतलब फ्यूल को बर्न कर रहे होते हैं। तो जो फ्यूल से जो हीट एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी फ्यूल बर्न होता है, उसमें जो भी उसमें हीट का जो उसमें मतलब जो डेवलप होता है, हीट जो उसमें से आप जो जो भी एंडोथर्मिक जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो उसमें क्या होता है, हीट क्या होगा उसमें से लिबरेट होता है। तो यदि हम उस पूरे सिस्टम को यदि हम बिल्कुल इंसुलेट कर दें, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उस कंडीशन में उस समय यदि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। तो सबसे पहले फ्लेम टेम्परेचर यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज टेम्परेचर अटेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन व्हेन फ्यूल इज बर्न विथ एयर और ऑक्सीजन। ऑब्वियस है कि जब एयर और मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम लोग करेंगे तो उसमें जो भी टेम्परेचर होगा दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेम्परेचर, है ना। वैसे तो फ्लेम टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डायरेक्टली जो कम रिएक्शन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में फ्लेम टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा सा मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर। लेकिन अभी तो बहुत सारा ऐसा डिवाइस आ गया है, जैसे कि तुम पायरोमीटर तुम देखते हो ना, एक डिवाइस है पायरोमीटर। तो वो क्या आता है ना, वो सब कंबशन चैम्बर में वो लगा होता है। कैसे हम वो देखते हैं कि जैसे तुम आईसी इंजन वगैरह तुम जैसे किसी कार वगैरह में तुम देखते होगे कि जैसे जो कार में क्या होता है ना टेम्परेचर, एक तुम साइड में तुम देखते होगे एक इंडिकेटर होता है टेम्परेचर का। तो कहने का मतलब है कोई 4 स्ट्रोक इंजन में यदि बर्निंग हो रहा होता है, यदि फ्यूल बर्न हो रहा होता है, तो उसमें मतलब इनसाइड टेम्परेचर कितना है ना, वो क्या होता है, वो हम लोग थर्मोकपल से मतलब जो है हम लोग उसको मेजर करते हैं ना। बेसिकली थर्मोकपल का काम ही होता है कि जो है ये टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, तो उसमें पैरोमीटर के हम लोग यूज करते हैं। खैर चलो चलो ठीक है, तो हम लोग फ्लेम टेम्परेचर ऐसा हो गया, ठीक है। अब फ्लेम टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पर देखो कंबशन इज एडियाबेटिक, एजम्पशंस क्या है इसमें, यहाँ पर तो एजम्पशंस में हम लोग देख लेते हैं कि एजम्पशंस क्या है हमारे, कंबशन एडियाबेटिक है, दैट मींस देयर इज नो हीट लॉस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखो बेसिकली इसका मेथड्स जो है ना, हम लोग आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लेम टेम्परेचर को कैसे निकाला जाए। हालांकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट एग्जैक्ट जो होता है, लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग मतलब मेथड से हम लोग इस टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे कोई फ्यूल है ना, तो फ्यूल है तो ऑब्वियस है कि फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहाँ पे क्या चाहिए, उसमें एयर चाहिए होता है, ठीक है। तो एयर और फ्यूल तो होता है क्या ना, हर एक चीज़ का अपना सेंसिबिलिटी होता है। जैसे फ्यूल है तो फ्यूल का अपना एक सेंसिबिलिटी है, तो सेंसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, उस मतलब सेंसिबल मतलब उसका मतलब जो है, तो उस कंडीशन में कैसे सेंसिबिलिटी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर यदि हमको रेज करने में जितना उसमें हीट का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस का यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम टेम्परेचर राइज करें, है कि नहीं, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, यदि हमको इसका टेम्परेचर सपोज दैट ये मान चलो ये हमारा फ्यूल है ना, या ये भी हमारा कोई सब्सटेंस जैसे कोई फ्यूल है, ये सपोज दैट ये हमारा फ्यूल है, फ्यूल मतलब कुछ जब मान चलते कोल है, सपोज दैट ये हमारा ये कोल है। लेटर सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब इसको हम लोग हीटिंग यहाँ पे क्या किए, इसमें हीटिंग को इसको हम लोग स्टार्ट किए। अब हीटिंग स्टार्ट किए तो इसका क्या है ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, इसका जो मतलब उसको स्पेसिफिक हीट हम लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमको उसको टेम्परेचर बढ़ाने में जितना इसमें हीट लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें क्या होता है ना कि इसमें फेज चेंज नहीं होता है। सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में यदि हम लोग हीट ऐड करें और उसका फेज चेंज नहीं हो और सिर्फ टेम्परेचर बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। लेकिन वही लेटेंट हीट में हम लोग देखते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज वहाँ पे चेंज हो रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो
यहाँ पे जो मतलब तो फ्यूल है, एयर है, दोनों का अपना सेंसिबल हीट है। तो हीट बैलेंस कैसे हम लोग हीट बैलेंस हीट कैसे निकालते हैं, कैसे हम निकालते हैं? तो सबसे पहला क्या क्या होता है कि सेंसिबल हीट, चूंकि एयर और फ्यूल का सेंसिबल हीट हम लोग लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं हीट ऑफ कंबशन, मतलब जो भी कंबशन उसमें होगा। ऑब्वियस है कि हम लोग फ्यूल को यदि हम एयर के प्रेजेंस से बर्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें हीट वहां पर डेवलप होगा। माइनस हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। क्या होता है ना कि कभी कभी जनरली होता क्या है कि जब फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है तो उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है ना, जो फ्यूल जैसे बर्न होता है तो क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है, कुछ जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट भी क्या करता है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वट एवर दिस प्रोडक्ट, मतलब दिस इज डिसोसिएशन, ओके, डिसोसिएशन प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि वट एवर दिस प्रोडक्ट विच इज डिसोसिएटेड आफ्टर दिस कंबशन, दिस प्रोडक्ट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स हीट, है ना। तो इस हीट को हम लोग क्या करना है, हम लोग को मैनेज करना है, क्योंकि वो क्या होगा ना, वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ तीन कंपोनेंट हो गया। सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो गया, सेंसिबल हीट इन एयर एंड फ्यूल। सबसे पहला कंपोनेंट ये हो गया, इसको हमको पहले वो कर लेना है, दोनों को एयर और फ्यूल का सेंसिबल हीट को ले लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, हीट ऑफ कंबशन, जो कंबशन जो हो रहा है तो उसमें जितना हीट उसमें जितना उसमें लिबरेट हो रहा है वो हीट हो गया। और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे क्या, जो भी डिसोसिएशन में जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये इक्वल टू क्या होगा, सेंसिबल हीट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। अब क्या हो रहा है ना कि जो प्रोडक्ट, अब तो चूंकि कंबशन हो रहा है, कंबशन के बाद क्या होता है, उसे एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का सेंसिबल हीट होगा वो प्लस हीट लॉस फ्रॉम फ्लेम टू सराउंडिंग, बट कहने मतलब जो जो उस हमारा जो कंबशन प्रोडक्ट है उसका जो सेंसिबल हीट होगा वो प्लस जो हीट जो सिस्टम से हम लोग मतलब जो हमारा फ्रेम सराउंडिंग में हम लोग जो उसको लिबरेट करेंगे, तो वो दोनों अमाउंट ऑफ हीट जो होगा ना, ये इसके बराबर हो जाता है। तो कहने मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेंसिबल हीट ऑफ एयर एंड फ्यूल, कहने मतलब ये हमारा क्या है, हमारा ये मतलब रिएक्टेंट है। एयर एंड फ्यूल क्या है, रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या होगा, ये पीओसी क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। तो हमारा जो रिएक्टेंट का जो सेंसिबल हीट है पहले वो लेंगे, प्लस हीट ऑफ कंबशन, इसके बाद जो डिसोसिएशन के बाद जो इसमें हीट एब्जॉर्ब जो हमारा जो सक करता है, जो उसके द्वारा जो मतलब एब्जॉर्ब किया कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू सेंसिबल हीट इन द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एंड हीट लॉस फ्रॉम फ्लेम टू सराउंडिंग। चलो ये हमारा हो गया हीट बैलेंस इक्वेशन। इसी हीट बैलेंस इक्वेशन से हम लोग हीट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो चूंकि हमारा क्या है, या मतलब हीट लॉस फ्रॉम फ्लेम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में किसी भी तरह का हीट लॉस यदि नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये एडिएबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। इस तरह के कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे एडिएबेटिक। एडिएबेटिक का मतलब ही होता है कि देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सबसे पहली बात ये होगी कंबशन इज एडिएबेटिक, इसमें किसी भी तरह का हीट लॉस नहीं हो रहा है। दे अकर्स कंप्लीट कंबशन, कंबशन जो है कंप्लीट हो रहा है। कंबशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कार्बन का हम लोग जैसे हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है। तो कार्बन को यदि हम लोग बर्न करेंगे तो क्या होगा, कार्बन को भी हम लोग बर्न करते हैं तो C+O2 क्या होता है, कार्बन को जैसे हम लोग बर्न करते हैं तो जैसे हम लोग बोलते हैं C+O2, है ना, ये क्या हो जाता है, unknown caller, दिस इज CO2, है ना। थोड़ा वेट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C+O2 क्या हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा। तो कहने मतलब यदि कंप्लीट कंबशन होगा तो ये क्या होगा, कार्बन और जब ऑक्सीजन को हम लोग जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये CO2 में कन्वर्ट होगा। किस तो इस तरह कंबशन को क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होगा, somebody is waiting, ठीक है। हाँ, तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा, यदि कार्बन और ऑक्सीजन को यदि हम पूरी तरह से यदि वो यदि मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, है कि नहीं। यदि हमारा तुम ध्यान देना है, किसी भी मतलब कंबशन कोई भी रिएक्शन है, किसी फ्यूल को यदि हम बर्न कर रहे हैं और बर्निंग में तुम देखोगे कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को तुम देख लो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे कंबशन जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में हमारा सेकेंड एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है। तुम देख लो यहाँ CO2 है, H2O है,
SO2 मतलब ये क्या हो गया ना, ये जो है ना स्टेबल कंपाउंड है। CO2 क्या हो गया, ये जो है स्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल है, लेकिन वही CO क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कंबसन क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। डिसोसिएशन ऑफ POC इज नेग्लेक्टेड, किसी भी तरह का अब यहाँ पे ये भी है कि भाई यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यदि डिसोसिएशन नहीं होगा तो उसके द्वारा क्या होगा, प्रोडक्ट उसमें हीट एब्जॉर्ब उसमें नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा जो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, तो इसमें यदि हम एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का डिसोसिएशन जो है ना, इस तरह का नहीं हो, प्रोडक्ट में डिसोसिएशन, वो कंप्लीट कंबसन हो रहा है। कंप्लीट क्या हो रहा है, वो जो है वो कंप्लीट वो बर्न हो रहा है, उसमें किसी तरह का अनवांटेड चीज डिसोसिएट मतलब ऐसा कोई अनबर्न्ट जो है ना, कोई भी सब्सटेंस नहीं बच रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिसोसिएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट POC इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, कंबसन जो है हमारा, जो भी कंबसन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। एजम्पशन में क्या है, दिस आर द fourth assumption कि whatever this combustion process is being conducted here, this is at constant pressure, heat addition process। तो constant pressure में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं डेल एच क्या होता है, CPDT होता है, मतलब ये स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात हो रहा है। यदि हम 1 kg फ्यूल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, CPDT हो जाएगा। तो ये हमारा एजम्पशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा एजम्पशंस है, इस एजम्पशंस को यदि ध्यान में रखते हुए यदि हम करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, थियोरेटिकल मैक्सिमम एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं TMAFT, थियोरेटिकल मैक्सिमम एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। क्योंकि क्या होता है ना कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कोई भी फ्यूल बर्न करे उसमें प्रोडक्ट डिसोसिएशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो, इसकी संभावना, इसका नील, ऑलमोस्ट नील चांस होता है। कैसे हम लोग बोलते हैं कि आइडल प्रोसेस बोलते हैं, जैसे कैसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स से पढ़े कि रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, किसी भी तरह कोई लॉसेज नहीं होगा, लेकिन रियल प्रैक्टिस में ऐसा कोई प्रोसेस हो नहीं सकता है जिसमें कुछ लॉसेज नहीं हो। तो चूंकि ये क्या है ना, ये थियोरेटिकल है। सर कोई वेट कर रहा था, तो वेट चेक किए थे, रणधीर कुमार। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मतलब जो भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल मैक्सिमम एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। मतलब थियोरेटिकल मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा ये है, ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दो एजम्पशन ऐसा है जो कि बिल्कुल ही वो है। सबसे पहला तो ये मान लीजिए कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा डिसोसिएशन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जो कि रियल लाइफ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर डिसोसिएशन ऐसा होता ही है। अनबर्न्ड फ्यूल हम लोग बोलते, तुम पढ़ोगे आईसीजी में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ पे बोलते हैं अनबर्न्ड फ्यूल। तो अनबर्न्ड फ्यूल जो होता है ना, वही तो कहने का मतलब वो कुछ ना कुछ वहाँ पर अनबर्न्ड फ्यूल उसमें रहता ही है, जो कुछ ना कुछ डिसोसिएशन प्रोडक्ट वहाँ बनेगा ही। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो वो प्रोडक्ट डिसोसिएशन प्रोडक्ट होगा तो कुछ ना कुछ वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। यदि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो जो है मतलब, इसीलिए इसको चूंकि यहाँ पर एजम्पशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल मैक्सिमम एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। ठीक है, अब यदि डिसोसिएशन, यदि हम लोग यदि डिसोसिएशन को यदि हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। अब देखो एक्चुअली थियोरेटिकल मैक्सिमम, यहाँ देखो थियोरेटिकल मैक्सिमम एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। तो एडिबेटिक का सेंस क्या है, देखो थियोरेटिकल का मतलब क्या हो गया कि हम लोग डिसोसिएशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि डिसोसिएशन कंसिडर नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, और यदि हमारा किसी तरह का उसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो भी टेम्परेचर जो मेजर किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं TMAFT। लेकिन यदि हम लोग डिसोसिएशन को भी हम लोग कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लेम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या हो गया, व्हेनेवर एनी फ्यूल इज बर्न्ड there are some important assumptions are considered. First condition is that there should not be any heat exchange between system and, हम इसकी बात कर रहे हैं एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि there is no any types of heat exchange between system and surrounding। सेकेंड प्रोडक्ट की सेकेंड क्या है कि उसमें there should be complete combustion, combustion क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसमें क्या हो, डिसोसिएशन, उसमें ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में जो है, जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें क्या हो, थोड़ा सा उसमें डिसोसिएशन को हम लोग यहाँ पे कंसिडर हम लोग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे एडिबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, और जो हीट एडिशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से होगा, है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि TMAFT क्या होगा, ऑब्वियस है कि हम लोग TMAFT क्या होगा, AFT से ज़्यादा होगा, एक्चुअल फ्लेम टेम्परेचर से AFT जो AFT से उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर रिएक्शन के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर यहाँ पे सब वैल्यू निकाला हुआ है।
इससे ज़्यादा कोई बहस नहीं है हम लोगों का, देख लेना इसको, ऐसा कुछ है नहीं। उसका एक रिएक्शन किया हुआ है, उस रिएक्शन के आधार पे यहाँ पे किया हुआ है। अब जो है हम लोग जो है फाइनली जो हम लोग देखते हैं आखिर इसको, प्रोसीजर टू कैलकुलेट फ्लेम टेम्परेचर। फ्लेम टेम्परेचर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहला क्या हो गया, फर्स्ट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एयर एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन फॉर द गिवन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। मतलब कोई फ्यूल को यदि हम बर्न करेंगे तो उसमें हमको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज प्रोड्यूस्ड, है ना। जो भी हमारा प्रोडक्ट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग जैसे कार्बन फ्यूल है उसको हम लोग बर्न करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि कार्बन जो 1 kg ऑफ कार्बन के लिए कितना चाहिए, 1 kg कार्बन के लिए 32 kg ऑफ एयर चाहिए, 32 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। कैसे हम लोग बोलते हैं C+O2, तो मतलब C मतलब क्या हो गया कि कार्बन जो है, मतलब ये जो हो गया 12 kg कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 12 kg कार्बन के लिए कितना हो जाएगा। जब CO2 की बात करें, इसी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना होता है 12, तो 12 kg ऑफ कार्बन के लिए कितना चाहिए, यहाँ 32 kg हमको ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब तो 1 kg कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 12, ठीक है, 3.5 kg। तो कहने मतलब 1 kg ऑफ कार्बन के लिए 3.5 kg ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई जो है हम जो कंबशन जो करने जा रहे हैं, जो हमारा जो जिस चीज़ को हमको कंबशन हमको बर्न करना है, फ्यूल को हमको बर्न करना है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर की जरूरत है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंबशन क्या होगा, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट, ये सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इफ एयर एंड फ्यूल, सपोज कभी कभी क्या होता है ना कि एयर और फ्यूल को प्री हीट किया जाता है कि नहीं, तो जब यदि वहाँ पर प्री हीटिंग की जरूरत है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग सेंसिबल हीट ऑफ एयर और फ्यूल को हम लोग वहाँ पर काउंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्री हीटिंग क्यों होता है ना, अब देखो क्या होता है ना, जब तुम आइस इंजन में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्री हीटिंग पर तो एक अलग ही कहानी है, एक अलग चैप्टर ही है। यदि तुम 4 व्हीलर तुम चलाना जानते होगे, तो तुम देखते होगे ये खासकर डीजल कार में, यदि कोई डीजल कार है, तुम मतलब डीजल कार या कोई भी डीजल बेस्ड कोई भी तुम व्हीकल या कार वगैरह तुम यदि तुम करते होगे, तो तुम देखते होगे जब हम इग्निशन देते हैं ना, तो इग्निशन जब सेल्फ देने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार चार जब की को हम लोग एक थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एक क्लिक होता है, तो तुम देखोगे क्या होता है ना कि एक इग्निशन कॉइल होता है, एक कॉइल होता है, तुम देखोगे डैशबोर्ड पे जो है ना इस तरह का एक कॉइल ऐसा बना होता है। जैसे तुम इग्निशन की को तुम घुमाओगे एक बार, तो तुम देखोगे इसमें पूरा डैशबोर्ड पे पूरा लाइट जो है ना ग्लो करना स्टार्ट हो जाए, अलग अलग सबका इंडिकेट करता है वो। जैसे तुम यहाँ करोगे तो तुम देखोगे ये जो हीटिंग कॉइल का जो है ना इस पर इंडिकेटर है ना, वो तुम देखोगे कि अचानक इसमें रेड होता है। रेड कुछ सेकेंड तक, 3 से 4 सेकेंड तक क्या होगा, 3 to 4 सेकेंड तक ये जलेगा, और जैसे ही बंद होता है तब जाके सेल्फ मारना होता है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि चूंकि ये करता क्या है ना, ये हीटिंग कॉइल है, बेसिकली हीटिंग कॉइल करता क्या है कि जो भी हम लोग हमारा जो मतलब जो डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में क्या होता है ना कि कुछ हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं, तो ये हीटिंग कॉइल क्या करता है ना कि एयर को थोड़ा गर्म कर देता है, एयर को क्या करता है, ये प्री हीट कर देता है। जैसे कि ये बेसिकली ये जो इन्वेंट किया गया ठंड मौसम के लिए, कैसे ठंड के मौसम में तुम देखते होगे कोल्ड स्टार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। ठंड के समय में क्या होता था ना, क्योंकि जैसे फ्यूल है तो उसका टेम्परेचर जो है मीन्स बहुत ही कम हो जाता है, एयर भी वो जो हम लोग होता है एयर भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि इंजन को स्टार्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, इसीलिए क्या करते हैं उसको हम लोग एयर को थोड़ा सा प्रीहीट कर देते हैं, फ्यूल को क्या करते हैं थोड़ा सा प्रीहीट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि वो उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो तुम आईसी इंजन में तुम जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे। तो कहने मतलब यदि हम लोग प्रीहीट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंसिबल हीट ऑफ एयर और फ्यूल को हम लोग वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। थर्ड है डिटरमाइन हीट ऑफ कंबशन फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूज। ऑब्वियस है कि जो भी हमारा जो कंबशन जो हो रहा है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो बन रहा है उससे कितना हीट हमारा फॉर्मेट कर रहा है, कितना हमको हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यदि हम लोग ऐसे इस तरह के एजम्पशन हम लोग करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है। यदि प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, देखो अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, इफ CO इज in product of combustion is known, then subtract the heat of combustion of CO from heat of combustion value। obvious है कि CO क्या हो गया, यही इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन बोलते हैं। ये कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो ये कार्बन CO क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो जो भी वहाँ पर CO के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है, तो इसको हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग हीट बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन था उसके हिसाब से हम लोग हीट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारा था जो है, मतलब देखिए कि हम लोग फ्लेम टेम्परेचर को हम लोग कैसे हम लोग मेजर करते हैं, फ्लेम टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या ऑलरेडी हम लोग अभी देखे हैं, उसको हम लोग इस यहाँ पे समराइज किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है हम लोग देखते हैं, इसको हम तुमको अपलोड कर देंगे तुम्हारे क्लास नोट्स में। इसमें तुम डिटेल में उसको अपना जो है, जो तुम्हारा क्लास नोट्स है उसको तुम अपलोड कर देना, ठीक है। अपडेट कर लेना तुम्हारा जो क्लास नोट्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। केमिकल इक्विलिब्रियम देखो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहली बात एक एग्जांपल के थ्रू देखो, कोई भी अच्छी मटेरियल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ तुम देखोगे कि कोई भी मतलब तुम्हारा मटेरियल है, किसको भी मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का मटेरियल है, एक अच्छे मटेरियल का जो पहचान ये होता है कि जब तुम अच्छे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को तुम देखोगे क्लास, उसका PDF नोट तुम कंपेयर करके तुम देख सकते हो कि बहुत सारे वेबसाइट पर बहुत सारे वो है मतलब इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि ऑलरेडी उसका जो है एक पूरे मतलब इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे उसका अपना रैंकिंग होता है। तो तुम देखोगे कि उस लेवल का इंस्टीट्यूशन जो है उसके मटेरियल को, और जैसे जनरल को उसका तुम मटेरियल देखोगे तो तुम देखोगे कि जो एक रेप्यूटेड लेवल का जो इंस्टीट्यूशन का मटेरियल होता है उसमें डायग्राम ज़्यादा होता है, उसमें तुमको पिक्चर का ज़्यादा तुमको यूज़ किया जाता है, इमेज ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। इमेज यूज़ क्यों करते हैं, ताकि तुम इस चीज़ को समझ सको। क्या होता है कुछ किसी भी चीज़ को यदि हमको एग्जाम्पल दे देते हैं ना, तो तुम उसको विजुलाइज कर लेते हो। कोई भी चीज़ साइंस है तो साइंस क्या है ना, इमेजिनेशन की चीज़ है, और इमेजिनेशन तब हो पाएगा जब हम एक अप्रोप्रिएट तुमको एग्जाम्पल देते चले, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल्स जिसमें जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा, तुम उन चीज़ों को तुम उतने अच्छे से तुम समझ सकते हो। तो एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल होता है। तो तुम देखोगे कि अच्छा जो रेप्यूटेड मटेरियल होता है तो वहाँ पर तुम देखोगे इमेज का ज़्यादा यूज़ करेगा, विजुलाइजेशन का यूज ज़्यादा होता है, प्लस जो है तुम देखोगे एग्जाम्पल्स का यूज ज़्यादा करते हैं लोग। तो खैर चलो हम लोग देखते हैं इस मटेरियल में आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम में जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि N2 + 3H2 = 2NH3। तो सबसे पहले तुम केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझो कि इक्विलिब्रियम क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कंबाइन करेंगे, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एक रिएक्शन, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट होगा ना तो क्या होगा, एक रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। और फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्शन जो है बिल्कुल स्टैटिक्स हो जाता है, बिल्कुल उसका क्या होता है, एक मतलब कैसे लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर क्या बोलते हैं, हायर से लोअर होता है। तो हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब डिफरेंस कम होता जाएगा उसी से क्या होगा, हीट ट्रांसफर का रेट घटता चला जाएगा। और दोनों का टेम्परेचर इससे वही चीज है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट क्या होता है ना, उसमें आपस में एकदम शुरू में काफी तेजी से लोग भिड़ते हैं। कैसे दो लोग आपस में लड़ाई स्टार्ट होती है तो बहुत तेजी से दोनों भिड़ते हैं, और जैसे जैसे उनका अपना फाइनल होता है वैसे वैसे क्या होता है, वो अपना एनर्जी लूज करता है, और एक जब प्रोडक्ट कंडीशन में वो स्टेबल हो जाते हैं। तो उसी तरह का यहाँ भी चीज है। तो कहना मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो है हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कब बोलते हैं, जब हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, है ना। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल एंड नेट चेंज इन कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो तो उस कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। अब देखो इस डायग्राम में तुम देखो, यहाँ जो डायग्राम दिया गया है इसमें तुमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुमको सामने दिखेगा। इसको हम लोग इक्वेशन में देखेंगे कि अब देखो जैसे फ्री एनर्जी और चूंकि हमारा जो तुम्हारा जो सिलेबस है तुम देख रहे हो ना, इसको फ्री एनर्जी से यहाँ पर लिंक किया है, कर रहे हो ना, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल कंपोजिशन यूजिंग फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर फ्री एनर्जी जो है ना, हम लोग फ्री एनर्जी के बारे में पहले समझते हैं कि फ्री एनर्जी क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है तुम इस रिएक्शन में तुम देख रहे हो, ये जो रिएक्शन है
तो इसमें रिएक्शन में कितना हो गया डेल जी, है ना, डेल जी को हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी। इसमें कितना हो गया पर मोल से, एक मोल से 32.999 किलो जूल ऑफ हीट, ये एनर्जी यहाँ पे डेवलप हुआ। डेल जी नोट है, तो बताएंगे डेल जी नोट क्या है, पहले समझ लो इस इक्वेशन क्या है। तो फ्री एनर्जी क्या है, ये कैपिटल जी जो है ये फ्री एनर्जी, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तुम देखोगे कि सिंपल सी बात है कि जैसे ये लेफ्ट साइड जो है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट, ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट साइड में क्या हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ प्योर रिएक्टेंट, और यहाँ के बाद जो है ये प्योर प्रोडक्ट हो गया, है ना। राइट साइड का रीजन क्या है, प्योर प्रोडक्ट क्या है, और इस लाइन से लेफ्ट साइड रीजन क्या है, ये प्योर रिएक्टेंट है। समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जैसे हम रिएक्शन होता है, जैसे अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कैसे दो प्रोडक्ट आपस में भिड़ा, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, उसका डिक्रीज करता चला जाएगा। तो देख लो तुम, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, इसका एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। स्वाभाविक बात, दो आदमी लड़ाई के आपस में आमने सामने हो जाएंगे, तो जैसे जैसे उनका एनर्जी, मतलब शुरू में तो काफी एनर्जी आपस में काफी तेज से लोग भिड़ते हैं, लेकिन उसका जैसे अपना बॉडी एनर्जी होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट अपना एनर्जी को डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस पहले फेज में जब रिएक्शन हो रहा है उस केस में क्या होगा, फ्री डेल जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। प्योर रिएक्टेंट केस में जब तक रिएक्शन हो रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, डेल जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि एनर्जी डेल जी मतलब क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आगे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा था, तो डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग प्रोडक्ट जोन में चले जाएंगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट का एनर्जी, जैसे प्रोडक्ट जोन में जाएंगे तो डेल जी क्या होगा, डेल जी का वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। किसी प्रोडक्ट का जो होता है ना, जो एनर्जी, जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। किसी बच्चे में देख लो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें क्यूरियोसिटी होती है। जब प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट से मतलब वो ये हुआ, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है, तो जो प्रोडक्शन जो होता है, तो तुम देखोगे उस बच्चे में क्या होता है ना, उसका एनर्जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे देखते देखते तुम हम मतलब स्कैनिंग जो है ना, किसी को स्कैन करके, एक बच्चे में कैसे होता है कि स्कैन करके चीज़ों को सीखने को, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना, मतलब उसमें कह सकते हैं कि उसमें मतलब क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें मतलब प्रोडक्टिविटी जो एक बोलते हैं ना कि मतलब क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में जो होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, डेल जी का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया गया। तो कहने मतलब ये हो गया कि जब प्योर रिएक्टेंट, जहाँ पर रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्टेंट पार्ट में उसका फ्री एनर्जी क्या हो रहा होगा, वहाँ पर डिक्रीज कर रहा होगा, इस कंडीशन में डेल जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट पार्ट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में डेल जी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब देखो, कोई चीज अनस्टेबल है तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कोई भी चीज कैसे हो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो एनर्जी इंक्रीज होना भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। कैसे बोलते हैं कि एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब दैट मीन्स सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। तो सिस्टम अनस्टेबल होता है तो, लेकिन सिस्टम, किसी भी सिस्टम का नेचर क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना। समझ रहे हो कि नहीं। कोई भी सिस्टम, यदि कोई ये ऐसा है, ये यदि कोई ऐसा पैन है और बॉल इसमें हम लोग ऑक्सीलेट कराते हैं, तो क्या होता है कि ठीक है यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये फिर से क्या हो रहा है, अपने ये स्टेबिलिटी की तरफ ये कोशिश करेगा। काफी ऑक्सीलेशन के बाद क्या होता है, फाइनली क्या होता है, ये इस स्टेट में आकर रुक जाता है। तो कहने का मतलब ये कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका टेंडेंसी क्या होता है, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। क्या ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, अब तुम इस डायरेक्शन को देखो, ये डायरेक्शन ये बता रहा है कि उसका क्या होगा, किसी प्रोडक्ट में वो उसका, चूंकि स्टेबिलिटी जो है, चूंकि एनर्जी इंक्रीज होना सिस्टम के लिए क्या बोलते हैं, रैंडमनेस की, वो भी एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा। इससे क्या होता है, हमारा, हम लोग ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े थे, इसी सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज होता है। सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है, अपना जो डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो ले जाना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द रिएक्शन मिक्सर हैज नॉट प्रोड्यूस्ड इनफ प्रोडक्ट
have to reach equilibrium, a spontaneous direction of change in towards more product। कहना मतलब ये ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे इनफ प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन when excess product are present, then reverse reaction is spontaneous। क्लियर है, समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में इस डायग्राम में यहाँ समझाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग डेल जी जो है, डेल जी के हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल जी को हम लोग फ्री एनर्जी रिएक्शन फ्री एनर्जी बोलते हैं। इसका देखो ये इक्वेशन होता है, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इस इक्वेशन को याद कर लेना, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, डेल जी इक्वल टू क्या होगा, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब बताते हैं डेल जी क्या है। देखो तो सबसे पहले डेल जी तो अभी हम लोग जस्ट हम देखेंगे कि डेल जी क्या हो, किसी भी इंस्टेंट में डेल जी क्या है, किसी भी इंस्टेंट में जो रिएक्शन जो उसका देखो रिएक्शन फ्री एनर्जी एट एनी डेफिनेट, किसी भी इंस्टेंट में फिक्स्ड कंपोजिशन के लिए जो उसका जो भी उसका मतलब जो मिक्सर है, रिएक्शन मिक्सर का एनर्जी चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल जी बोल रहे हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी भी इंस्टेंट में हम लोग ये देखते हैं कि आखिर उसमें कितना एनर्जी उसका चेंज हो रहा है ना। रिएक्शन फ्री एनर्जी एट एनी डेफिनेट फिक्स कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सर, ठीक है, ये हमारा डेल जी हो गया। डेल जी नॉट है, तो डेल जी नॉट में क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है ये, मतलब ये इज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का जो स्टैंडर्ड स्टेट है, मतलब जो स्टैंडर्ड जैसे रिएक्टेंट अपना स्टैंडर्ड स्टेट में था, अब प्रोडक्ट अपना स्टैंडर्ड स्टेट में आ गया, तो अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड स्टेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल जी नॉट बोलते हैं। डेल जी क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी भी कंडीशन में भी बता रहा है, लेकिन डेल जी नॉट क्या बता रहा है कि इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में था, तो उस कंडीशन में इसका फ्री एनर्जी क्या था, उसका डिफरेंस क्या था, इसको हम लोग डेल जी नॉट बोल रहे हैं। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, क्यू जो है रिएक्शन कोटिएंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कोटिएंट को हम लोग आगे देखेंगे क्या है रिएक्शन कोटिएंट। अब देखो, अब एक इस रिएक्शन कोटिएंट को यहाँ समझाया गया, रिएक्शन कोटिएंट के बारे में कितना बढ़िया समझाया गया। एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है, ए क्या है उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है ए, कैपिटल ए और बी क्या है उसका, ए और बी रिएक्टेंट है, और कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या प्रोडक्ट है। कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, रिएक्टेंट है, और कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है। तो कैपिटल ए नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल बी का स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स है, और प्रोडक्ट में जो सी और डी बनना है, तो सी का जो है सी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट मींस प्रोड्यूस हो रहा है, और कैपिटल डी का डी नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो यदि ये गैसियस, सपोज दैट कि ये गैसियस फेज में, कैसे हम लोग देख रहे थे कि कोई भी चीज जो है मतलब प्रोडक्ट यदि हमारा गैसियस फेज में चला गया है, जैसे कैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किए तो अमोनिया में, तो अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया हमारा गैसियस फेज में हो गया। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन यूज करेंगे, तो डेल जी क्या हमारा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये तो ठीक है, डेल जी क्लियर है, डेल जी नॉट आर टी क्लियर। अब क्यू के बारे में देखो, ये क्यू क्या है ना, अब देखो क्यू क्या होता है, यदि गैसियस फेज में है तो पी सी मतलब जो क्या होता है, जो ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, सी जो है ना, जो सी जो गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर पी सी, उसका प्रेशर डिवाइडेड बाई रेफरेंस प्रेशर। तो रेफरेंस प्रेशर बेसिकली क्या होता है, 1 बार होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि जो उस प्रोडक्ट का जो प्रेशर होगा वो, जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन को जैसे हम लोग किए N2 प्लस 3H2, ये 2NH3 हुआ है ना, 2NH3 हुआ। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि 2 क्या नंबर ऑफ मोल्स है, और यहाँ पे NH3 हो गया। तो कहने मतलब ये हो गया कि जो अमोनिया का जो प्रेशर होगा मतलब PNH3 बाई P रेफरेंस, तो P रेफरेंस क्या है यहाँ पे 1 बार है। तो और इसका पावर क्या होगा, पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोल्स है तो पावर यहाँ 2 हो गया। तो कहने मतलब क्या हो गया, पीसी क्या हो गया कि प्रेशर ऑफ मतलब प्रेशर ऑफ सी जो अपना प्रोडक्ट है बाय रेफरेंस प्रेशर, तो पावर क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो यहाँ पर पावर हो गया, इनटू दिस इज पीडी बाय पी रेफरेंस, तो पावर यहाँ पे सेम कंसेप्ट है, इनटू पावर क्या होगा डी है, इसका क्या होगा नंबर जो हमारे यहाँ जो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर यहाँ पे आ जाएगा बाय ये ऊपर क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट का हो गया, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा रिएक्टेंट का है। तो रिएक्टेंट में सिंपल सेम अप्रोच है, पी ए बाई पी रेफरेंस पावर ए स्मॉल ए इनटू पी बी बाई रेफरेंस प्रेशर पी पावर यहाँ पे स्मॉल बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अब चूंकि हम जानते हैं कि रेफरेंस प्रेशर क्या है यहाँ पे 1 बार है, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे ये हो जाएगा पी सी पावर सी इंटू पी डी पावर स्मॉल डी बाई पी ए पावर, दिस इज द pressure of reactant A to power small a into pressure of this reactant B to power small b, ठीक है। तो कहने मतलब इस तरह से हमारा Q का वैल्यू आ गया। ये कब की बात है, जब हमारा गैसियस फेज में था तब की बात है, हमारा Q आ गया, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस प्रेशर 1 बार। लेकिन यदि ये सॉल्यूशन है तो हो सकता है ये हमारा जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो लिक्विड फेज में है,
तो लिक्विड फेज में होगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग मोल पे आ जाते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सी का जो कंसंट्रेशन होगा दिस वन, द कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय सी रेफरेंस पावर सी, बस इंस्टेड ऑफ प्रेशर वी हैव टू यूज द कंसंट्रेशन, है ना, मोलर कंसंट्रेशन की यूज हम लोग करते हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय ये जो है सी रेफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी रेफरेंस एक्चुअली सब रेफरेंस यहाँ पे सब थ्रू आउट यहाँ पे 1 ही लिया जा रहा है, तो ये जो रेफरेंस जो है ना यहाँ पे, जो भी यहाँ पर सी एंड डी का रेफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मोल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेम अप्रोच है, इंस्टेड ऑफ दिस प्रेशर वी हैव टू यूज द कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी टू द पावर सी इंटू डी बाई ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ गया। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग, हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन के लिए हम लोग जो है ना डेल जी का वैल्यू यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं। डेल जी का वैल्यू आ गया। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है ना, डेल जी का वैल्यू 0 होता है, याद रखना है। एट किसी कोई भी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरह का अब उसमें मतलब दोनों का जो है मतलब रिएक्शन और प्रोडक्ट का दोनों का रिएक्शन क्या हो, किसी भी तरह का आपको दोनों का रेट कांस्टेंट हो गया है कि नहीं। अब दोनों का जो रिएक्शन रेट है दोनों साइड कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में चेंज इन एनर्जी क्या होगा, उस समय 0 हो जाएगा। तो डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, इन प्लस इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यू को हम लोग बोलते हैं के से हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पेशल कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब रिएक्शन कोटिएंट जो है यहाँ पे के बराबर हो जाता है। इसको के को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम की बात, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि एट इक्विलिब्रियम जो है डेल जी का वैल्यू 0 हो जाएगा और रिएक्शन कोटिएंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, तो डेल जी नोट का वैल्यू क्या आ गया, माइनस आर टी एल एन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल जी नोट, है ना। तो इस समय डेल जी नोट का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। अब के यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पे यदि प्रेशर के टर्म में लेंगे तो ये हमारा सेम हो जाएगा, यदि कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर डेल जी नॉट का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं। डेल जी नॉट का वैल्यू क्या है, माइनस आर टी एल एन के, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इस तरह से हम लोग डेल जी का वैल्यू निकालते हैं। तो डेल जी का वैल्यू क्या होगा, दिस माइनस आर टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आर टी एल एन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस के हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब लॉग में ले लेंगे तो अंदर ले लेंगे तो क्या होगा, डेल जी इक्वल टू आर टी एल एन क्यू बाई के, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया जो कि हमारा फ्री एनर्जी हो गया, जहां पर डेल जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। आर का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं टी टेम्परेचर है, क्यू क्या हो गया, रिएक्शन कोटिएंट हो गया, और के क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर तुम के और क्यू की, अब यदि क्यू का वैल्यू यदि के से छोटा होगा क्या होगा, क्यू का वैल्यू यहाँ पर यदि के से कम हो तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव का क्या मतलब क्या है, डेल जी का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, ये अभी रिएक्टेंट साइड में है। डेल जी का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कहाँ है, डेल जी का वैल्यू यहाँ पर तुम देखो यहाँ नेगेटिव हो रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड में है। जब तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू मतलब क्यू का वैल्यू के से कम कब होगा, जब क्यू लेस देन के होने का मतलब क्या हो गया, डेल जी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और उस केस में क्या रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा होगा। रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इस डायग्राम को तुम अच्छे से तुम मतलब यहाँ पर तुम मतलब समझ पा रहे होगे, समझ पा रहे हो। यस सर, यस। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल जी का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम लोग देख पा रहे हैं, डेल जी का वैल्यू यदि यहाँ पे यदि क्यू का वैल्यू के से कम है तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो गया। डेल जी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और एनर्जी चेंज वहाँ पर नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन क्यू का वैल्यू के से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन में तुम देख पा रहे हो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ पे तुम देखो यहाँ इसका मतलब डेल जी पॉजिटिव मतलब ये रिवर्स रिएक्शन विल अकर। अब क्या प्रोडक्ट इनफ हो जाता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए वो डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स साइड में आता है। तो इस तरीके से तुम इस एग्जाम्पल का तुम निकाल सकते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको तुम प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको तुम अपना एज ए होमवर्क ले लो, है ना। इस इक्वेशन को तुम सेम अप्रोच से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 दिया हुआ है ना, टेम्परेचर फ्रंट दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि विच डायरेक्शन विल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमको क्या निकालना है, हमको डेल जी निकालना है ना।
डेल जी का वैल्यू यदि नेगेटिव आएगा तो दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड एक्शन। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। इसी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करो। यस सर, हो जाएगा। यस, ये सारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को तुम यहाँ पर देख लोगे, ये सारा एग्जाम्पल है, इससे तुमको क्लियर हो जाएगा। सब एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इसको तुम देख के अपना इसको तुम सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम को देखें, जो हमारे सिलेबस का ये पार्ट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। इसको तुम अच्छे से पढ़ लो। एक अच्छा मटेरियल भी, आज एक अच्छा मटेरियल है, MIT का मटेरियल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्लियर है। जो भी डिस्कशन था हम लोग यहाँ पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये पोर्शन, ये हमारा जो है कंप्लीट मान लिया जाए। यस सर। यस, यस सर। हाँ, तो चलो अच्छा है। अब बढ़िया से इसको तुम मतलब करो, देखो अब तुम 100, तुम्हारा जो भी कोर्स कंप्लीट है, अब तुम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में तुमको यदि बैठे अच्छे से तुम पढ़ लो, तुमको बिल्कुल कुछ नहीं, तुम और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक, तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन बैंक नहीं, सॉरी, क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में हो। एक मिनट रिकॉर्डिंग को ऑफ करने दो।